सभी को सुप्रभात। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है प्यारे मित्रों आप सभी का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, हम राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान जीके से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी और देखा था कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको किस प्रकार से करना है, क्या रणनीति रहनी चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो साथियों, तैयार हो जाओ आज की क्लास के लिए। आज की क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इस क्लास के अंदर भी हम कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो या तो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्किप मत करना और क्लास को पूरी देखना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। तो हो जाओ तैयार साथियों, काफ़ी शानदार क्लास रहने वाली है, काफ़ी अच्छी क्लास रहने वाली है। इस क्लास के अंतर्गत उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, 2025 में होने वाली रिट, पटवार, वीडियो, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, पीटीटी आदि के लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्यारे साथियों, यदि आपको भी सिलेक्शन लेना है तो आप इन प्रश्नों को हल ज़रूर करें, इन प्रश्नों को ज़रूर देखें, इस क्लास को ज़रूर देखें। यह आपको आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाने में काफ़ी मदद करेगी, काफ़ी सहायता करेगी। तो प्यारे साथियों, तैयार हो जाओ, चलते हैं आज के प्रश्न पर, आज की क्लास पर, आज के टॉपिक पर चलते हैं साथियों। हो जाओ तैयार, पेन कॉपी उठा लेना साथियों और क्लास के अंत में कमेंट देके ज़रूर बताना कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले। तो प्यारे साथियों, हो जाना तैयार। प्रश्न है साथियों, किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है? कौन सा युद्ध है जिसे काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है साथियों? चेलावास का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, चंदावर का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है? कौन से युद्ध को कहा जाता है साथियों? वो तो चेलावास के युद्ध को कहा जाता है, काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। प्यारे साथियों, चेलावास का युद्ध तो 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी कुशाल सिंह के नेतृत्व में थे, जबकि जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का साथ जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन भी दे रहा था। प्यारे साथियों, कहा जाता है कि इस युद्ध के अंदर जो मैकमोसन था, मैकमोसन मारा गया था। मैकमोसन के सिर को क्रांतिकारियों ने आहुआ किले के बाहर लटका दिया था। प्यारे साथियों, गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो तो 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया था। गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में लड़ा गया था, जबकि चंदावर का युद्ध सन 1194 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था साथियों? 1194 में, जयचंद राठौड़ और मोहम्मद गौरी के बीच में। जबकि बिथोड़ा का युद्ध तो साथियों 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 8 सितंबर 1857 को। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, मुगल बादशाह जहांगीर ने किस शासक को दल थम्मन या दल खम्मन की उपाधि प्रदान की थी? अरे मुगल बादशाह जहांगीर ने किस शासक को दल थम्मन या दल खम्मन की उपाधि प्रदान की थी साथियों? महाराजा सूर सिंह, महाराजा अमर सिंह, महाराजा गज सिंह प्रथम, महाराजा चंद्रसेन या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे क्या रहेगा रे? दल थम्मन या दल खम्मन जो उपाधि थी वो उपाधि तो किसकी थी? महाराजा गज सिंह प्रथम की थी। किसकी थी रे साथियों? महाराजा गज सिंह प्रथम की। अरे दल थम्मन या दल खम्मन का अर्थ होता है सेना को, किसको? सेना को रोकने वाला, सेना को। दल खम्मन का अर्थ तो होता है रे सेना को रोकने वाला। यह उपाधि तो महाराजा गज सिंह प्रथम को जहांगीर द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी?
जहांगीर द्वारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में मिश्रित अवधारणा दी है? अरे किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में मिश्रित अवधारणा दी है साथियों? डॉक्टर D.R. भंडारकर, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, ईश्वरी प्रसाद या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहने वाला है। काफ़ी शानदार प्रश्न है, राजपूतों की उत्पत्ति से संदर्भ प्रश्न है, संबंधित प्रश्न है। प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ कथन है साथियों, उन्हीं कथनों में से यह प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा रे साथियों? अरे राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो मिश्रित अवधारणा है वो मिश्रित अवधारणा तो किसने दी थी? मिश्रित अवधारणा तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने दी थी रे साथियों। किसने दी थी? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के अनुसार राजपूत न तो देसी और न ही विदेशी, न तो देसी और न ही विदेशी, इसका मिश्रण ही क्या था? इसका मिश्रण ही क्या था रे साथियों? इसका मिश्रण ही राजपूत थे। इसका मिश्रण ही क्या थे? राजपूत। देसी प्लस विदेशी का मिश्रण क्या कहलाया? राजपूत कहलाया। जबकि डॉक्टर D.R. भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा ने तो इनको कौन से वंशीय बताया था? ब्राह्मण वंशीय बताया था रे साथियों, ब्राह्मण वंशीय बताया था D.R. भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा ने। जबकि ईश्वरी प्रसाद ने इनको क्या बताया था? प्यारे साथियों ईश्वरी प्रसाद ने इनको गुर्जर वंशीय बताया था। क्या बताया था? गुर्जर वंशीय बताया था ईश्वरी प्रसाद ने। तो प्यारे साथियों अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों काफी शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। अरे राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम जो साप्ताहिक समाचार पत्र है वो साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था साथियों? सज्जन कीर्ति सुधाकर, राजपुताना गजट, तरुण राजस्थान, इनमें से कोई नहीं या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहेगा? अरे साथियों यदि आपकी तैयारी काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छी है तो आप ज़रूर बताएं, कमेंट देके ज़रूर बताएं कि इन प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने प्रश्न गलत निकले। साथियों अभी भी समय है, यदि आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और अच्छे ढंग से देख सकते हैं। साथियों आप इस क्लास को ज़रूर देखें, इस क्लास के माध्यम से आपको जीके में अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगी। तो बताना साथियों इस जो प्रश्न है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? अरे इस प्रश्न का राइट आंसर तो क्या रहेगा? राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर था। कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर था साथियों। यह समाचार पत्र तो सन 1879 में उदयपुर से प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था? उदयपुर से प्रकाशित होता था साथियों। प्यारे साथियों जबकि राजपुताना गजट अजमेर से प्रकाशित होता था। कहाँ से? अजमेर से प्रकाशित होता था। और तरुण राजस्थान का प्रकाशन तो अजमेर से होता था। और तरुण राजस्थान के जो प्रकाशक थे वो प्रकाशक जय नारायण व्यास थे। कौन थे? जय नारायण व्यास थे। जय नारायण व्यास थे साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों काफी शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, जीके का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान इतिहास का किस शासक ने हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण की थी? कौन सा शासक था जिसकी उपाधि हिंदू सुल्तान थी? महाराणा लाखा, महाराणा सांगा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहेगा? यदि आपको कोई सही आंसर नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन नंबर 5 पर क्लिक कर सकते हैं साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहेगा रे साथियों? अरे किस शासक ने हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो शासक तो कौन सा था? वो शासक तो महाराणा कुंभा था। महाराणा कुंभा की जो उपाधि है वो उपाधि कौन सी थी? हिंदू सुल्तान थी। प्यारे साथियों महाराणा जो कुंभा है, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी माना जाता है। श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में स्थित 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा की कुछ अन्य उपाधियों में अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, दान गुरु, शैल गुरु, हिंदू सुल्तान, राणे राय, राव राय, अश्वपति, नरपति, ऐसी कुल 108 उपाधियां मिलती है। किसकी? महाराणा कुंभा की मिलती है। प्यारे साथियों महाराणा कुंभा
बहुत अच्छा स्थापत्य कला का जनक था साथियों। साथियों इसके साथ बहुत बड़ा साहित्यकार भी था। कौन? महाराणा कुंभा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों, भरतपुर का जाट राजवंश अपनी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानता है? भरतपुर का जो जाट राजवंश है वो जाट राजवंश अपनी उत्पत्ति निम्न में से किससे मानता है साथियों? कृष्ण से, सूर्य से, लक्ष्मण से, कुश से या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? भरतपुर का जाट राजवंश अपनी उत्पत्ति किससे मानता है? अरे भरतपुर का जाट राजवंश तो अपनी उत्पत्ति साथियों लक्ष्मण से मानता है। किससे मानता है रे साथियों? लक्ष्मण से। जो राम का छोटा भाई था, राम के छोटे भाई लक्ष्मण से भरतपुर का जाट राजवंश अपनी उत्पत्ति मानता है। प्यारे साथियों जो जाट राजवंश था, इस जाट राजवंश का जो गोत्र था वो गोत्र तो सिनवार था। क्या तारे साथियों? सिनवार था। सिनवार था। भरतपुर के जाट राजवंश का गोत्र तो सिनवार था। प्यारे साथियों भगवान राम के छोटे भाई जो थे भरत के नाम पर ही भरतपुर का नाम पड़ा। किसका नाम पड़ा? भरतपुर राज्य का नाम पड़ा। प्यारे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों, काफी शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? मेवाड़ की जो पुकार है पुस्तक है, इस पुस्तक का संबंध किस आंदोलन से है साथियों? मीणा आंदोलन, एकी आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, बरड़ आंदोलन या अनुत्तरित रहेगा? काफी शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है साथियों। यदि आपने राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़े होंगे, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन पढ़े होंगे तो आप इस प्रश्न का आराम से उत्तर दे सकते हैं। साथियों इसका तो राइट आंसर क्या होगा? अरे जल्दी बताना रे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या रहेगा इसका आंसर? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, बताना रे साथियों। इसका संबंध तो मेवाड़ की पुकार का संबंध तो किस आंदोलन से है? एक ही आंदोलन से है। कौन से आंदोलन से है? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन का नेतृत्व तो मोतीलाल तेजावत द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया साथियों? मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया गया। प्यारे साथियों जो मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 सूत्रीय 21 सूत्रीय मांग पत्र रखा था, जिसे ही मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। जिसे ही क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। प्यारे साथियों बरड़ किसान आंदोलन बूंदी क्षेत्र में हुआ था, जबकि बिजोलिया किसान आंदोलन तो प्यारे साथियों बूंदी क्षेत्र के अंदर हुआ था। प्यारे साथियों बूंदी व चित्तौड़गढ़ के बीच में स्थित है बिजोलिया, वहाँ पे हुआ था। प्यारे साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन जो राजस्थान का सबसे बड़ा व अहिंसक चलने वाला किसान आंदोलन था। प्यारे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों एकीकरण से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न। असुमेलित है कौन सा कथन है? जो असुमेलित है कौन सा ऑप्शन है जो असुमेलित है? एक तरफ तो संघ दे रखा है, एक तरफ प्रधानमंत्री दे रखा है। प्यारे साथियों एकीकरण के जो चरण हैं उन चरणों के नाम दे रखे हैं एक तरफ, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री दे रखे हैं। मत्स्य संघ शोभाराम कुमावत, संयुक्त राजस्थान माणिक्यलाल वर्मा, बृहत राजस्थान हीरालाल शास्त्री, राजस्थान संघ उदयभान सिंह या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? अरे राइट आंसर क्या रहेगा? एकीकरण से संबंधित प्रश्न है साथियों, काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर जो 4 है वो तो असुमेलित है। अरे राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री था वो प्रधानमंत्री तो गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था साथियों? गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। प्यारे साथियों जो राजस्थान संघ था, जो द्वितीय चरण था एकीकरण का, इस द्वितीय चरण के अंदर जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री तो किसको बनाया गया था साथियों? प्रधानमंत्री तो द्वितीय चरण का किसको बनाया गया था? अरे साथियों किसको बनाया गया था? गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था साथियों? गोकुल लाल असावा शाहपुरा के थे। जबकि तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान था, इसमें मेवाड़ रियासत यानी कि उदयपुर रियासत मिली थी। उदयपुर रियासत मिलने के कारण इसका प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था।
जबकि चौथे चरण के अंदर 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर मिली थी। सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। इस कारण जो प्रधानमंत्री था वो जयपुर रियासत से था। और कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। प्यारे साथियों, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 असुमेलित है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। यह लीजिए साथियों जीके का एक और काफ़ी शानदार प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न। कथन दिए हुए हैं, उन कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है प्यारे साथियों बताना। झीलों की नगरी तो उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन कथन एक है। कथन बी है सर्वप्रथम डीग में महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। तो प्यारे साथियों बताना इसका तो सत्य कथन कौन सा है? केवल ए, केवल बी, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बताना रे साथियों इसका तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन है जो सत्य है? अरे प्यारे साथियों इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ए व बी दोनों ही कथन क्या है? सत्य कथन है। प्यारे साथियों झीलों की नगरी तो उदयपुर को कहते हैं, जबकि साथियों डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। डीग में जो महल है इन महलों का निर्माण सर्वप्रथम बदन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? बदन सिंह ने। प्यारे साथियों डीग के महलों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा जो महल है वो महल तो गोपाल महल है। कौन सा महल है साथियों? गोपाल महल है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। साथियों अपना राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न कछवा वंश से संबंधित प्रश्न है। कछवा राजवंश की कुल देवी कौन है? कछवा राजवंश जो है इसकी कुल देवी कौन है साथियों? जमुआई माता, शीला देवी, जीर्ण माता, शीतला माता, या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? कछवा राजवंश की जो कुल देवी है वो कुल देवी तो कौन सी माता है? वो कुल देवी तो जमुआई माता है। कौन सी माता है रे साथियों? जमुआई माता है। जमुआई माता का जो मंदिर है वो मंदिर तो जमुआ रामगढ़ में है। कहाँ पे है? जमुआ रामगढ़ में है। जमुआ रामगढ़ को फूलों के अत्यधिक उत्पादन के कारण ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर भी। प्यारे साथियों दुल्ले राय ने रामगढ़ के अंदर जमुआई माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। दुल्ले राय को कछवा वंश का संस्थापक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? कछवा वंश का संस्थापक। जमुआई माता के मंदिर के निर्माण के कारण इस स्थान को जमुआ रामगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से जाना जाने लगा? कछवा राजवंश के। जबकि शीला देवी तो कछवा राजवंश की कौन सी देवी है? आराध्य देवी है। कौन सी देवी है रे साथियों? आराध्य देवी। जीर्ण माता का मंदिर तो सीकर में है, जबकि शीतला माता का मंदिर चाकसू में स्थित है। चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। काफी शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, संप्रदाय से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान में प्रचलित कौन सा संप्रदाय सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है? अरे कौन सा संप्रदाय है जो सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है साथियों? लालदासी, राम स्नेही, चरणदासी, जसनाथी, या अनुत्तरित रहेगा? तो साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा रे आंसर साथियों? कौन सा संप्रदाय है रे साथियों? वो संप्रदाय तो चरणदासी संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? चरणदासी संप्रदाय है साथियों। चरणदासी जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ तो दिल्ली में है। कहाँ पे रे साथियों? दिल्ली के अंदर है प्रधान। साथियों चरणदासी जो संप्रदाय है, चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक तो संत चरणदास जी थे। कौन थे? चरणदास जी थे। प्यारे साथियों संत चरणदास जी का जन्म 1703 ईस्वी में डेहरा अलवर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था साथियों? डेहरा अलवर में। संत चरणदास जी जिन्होंने दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। किसकी? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। साथियों अपना राइट आंसर हो गया चरणदासी संप्रदाय। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है। सेवड़िया जो पशु मेला है वो पशु मेला कहाँ आयोजित होता है साथियों? तिलवाड़ा, बड़ी सादड़ी, रानीवाड़ा, रासमी,
या अनुत्तरित रहेगा? तो साथियों इसका राइट आंसर तो क्या रहेगा? सेवड़िया जो पशु मेला है वो पशु मेला तो कहाँ पे आयोजित होता है? अरे सेवड़िया पशु मेला तो रानीवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। रानीवाड़ा जो जालोर में स्थित है साथियों, रानीवाड़ा जालोर के अंदर कौन सा मेला आयोजित होता है? रानीवाड़ा जालोर के अंदर सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है। यह मेला तो चैत्र शुक्ल एकादशी को लगता है। चैत्र शुक्ल एकादशी को कौन सा मेला लगता है? सेवड़िया पशु मेला लगता है। साथियों अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, सेवड़िया पशु मेला तो चैत्र शुक्ल एकादशी को जालोर के रानीवाड़ा में लगता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। ये लीजिए साथियों एक और जीके का काफी शानदार प्रश्न, राजस्थान कल्चर का एक और शानदार प्रश्न है, लोक वाद्यों का प्रश्न है साथियों। काफी अच्छा प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलेगा हूबहू ऐसे का ऐसे ही। राजस्थान के किस लोक वाद्य को जुज हार्प भी कहा जाता है? अरे कौन सा लोक वाद्य है जिसे जुज हार्प भी कहा जाता है? खड़ताल, मोरचंग, रावण हत्ता, कामायचा या अनुत्तरित रहेगा? तो साथियों बताना इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? राजस्थान के किस लोक वाद्य को जुज हार्प भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है रे साथियों? किस लोक वाद्य को जुज हार्प भी कहा जाता है? कौन सा वाद्य है साथियों? अरे मोरचंग। कौन सा है? मोरचंग को तो क्या कहा जाता है? जुज हार्प भी कहा जाता है। प्यारे साथियों मोरचंग एक सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है रे मोरचंग तो सुशीर वाद्य यंत्र है। यह एक लोहे का बना छोटा सा वाद्य है जिसे होठों के बीच में रख कर के बजाया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर मोरचंग काफ़ी प्रचलित है। लंगा जाति इसे सारंगी या सतारा की संगत में बजाते हैं। सारंगी या जो सतारा है इसके साथ में कौन सा बजाते हैं? मोरचंग बजाते हैं। कौन सी जाति? लंगा जाति बजाती है। प्यारे साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में छपेगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। यह लीजिए साथियों काफ़ी शानदार प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के संदर्भ में असत्य कथन है। जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है इनके संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है साथियों? उनका जन्म तो 1863 में रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। मूल नाम हीराचंद ओझा था। राजस्थान का ग्रीवन भी कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण इतिहासकार भी कहा जाता है। या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में क्या गलत है? कौन सा कथन है जो असत्य है? प्यारे साथियों इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उनका तो मूल नाम हीराचंद ओझा था नहीं रे प्यारे साथियों, यह तो गलत कथन है। कैसा कथन है? असत्य कथन है। प्यारे साथियों गौरीशंकर जो हीराचंद ओझा था उनका पिता का नाम था हीराचंद ओझा, तो किसके नाम था? पिता का नाम था, जबकि इनका मूल नाम तो गौरीशंकर था। प्यारे साथियों जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी थे इन्होंने तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला एवं राजपुताने का इतिहास नामक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी, नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे। प्यारे साथियों भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ लिपि संबंधी संसार का श्रेष्ठतम ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? श्रेष्ठतम। तो प्यारे साथियों इसका तो जो अपना राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो ओझा जी के संबंध में असत्य कथन है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, लोक देवियों से संबंधित प्रश्न है साथियों। एक तरफ मंदिर दिया है, एक तरफ जिला दिया है। हमको तो पहचानना है कौन सा असुमेलित है। शीतला माता का मंदिर जयपुर में है। मेहाजी मांगलिया का मंदिर जोधपुर में है। फूलडोल मेला भीलवाड़ा में बढ़ता है। धौलागढ़ देवी का मंदिर सीकर में है। प्यारे साथियों बताना इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा रे साथियों? इसका राइट आंसर काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। इसका तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है धौलागढ़ देवी। अरे धौलागढ़ देवी का मंदिर तो सीकर में न होकर के कहाँ पे रे साथियों? यह तो अलवर में है। कहाँ पे है साथियों? अलवर में है। प्यारे साथियों शीतला माता का जो मेला है, शीतला माता का मेला
चैत्र के महीने के अंदर चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो श्री माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? माधो सिंह ने। यहाँ पर जो देवी है, देवी की खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। प्यारे साथियों, शीतला माता का मंदिर तो चाकसू के अंदर स्थित है, जबकि मेहाजी मांगलिया का मंदिर तो बापिणी जोधपुर में है। कहाँ पे? बापिणी जोधपुर के अंदर है। प्यारे साथियों, मेहाजी मांगलिया का मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी को कब लगता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। प्यारे साथियों, जबकि फूलडोल मेला शाहपुरा में लगता है। शाहपुरा तो भीलवाड़ा में है। कहाँ में स्थित है? शाहपुरा तो भीलवाड़ा में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। अपना तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, धौलागढ़ देवी सीकर में ना होकर के अलवर में है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ज्योग्राफी का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाखम परियोजना का संबंध किस जिले से है? जाखम जो परियोजना है, इस परियोजना का संबंध किस जिले से है साथियों? डूंगरपुर, राजसमंद, बीकानेर, प्रतापगढ़ या अनुत्तरित रहेगा? तो साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? जाखम परियोजना का संबंध तो किस जिले से है? अरे जाखम परियोजना का संबंध तो कौन से जिले से है साथियों? प्रतापगढ़ जिले से हैं। कौन से जिले से हैं? प्रतापगढ़ जिले से। प्यारे साथियों, जाखम परियोजना जाखम नदी पर है। कौन सी नदी पर है? जाखम नदी पर है। साथियों जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। प्यारे साथियों, प्रतापगढ़ जिले की दरियाबाद एवं प्रतापगढ़ तहसील को सिंचाई व पेयजल उपलब्ध कौन से बांध से होता है? जाखम बांध से होता है। प्यारे साथियों, अपना तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 प्रतापगढ़ हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों, एक और ज्योग्राफी का काफ़ी शानदार प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट लगा लेना। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? अरे खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं साथियों? संगमरमर उद्योग, तांबा उद्योग, जस्ता उद्योग, उपयुक्त सभी या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्या रहेगा रे साथियों? कौन से खनिज आधारित उद्योग है? तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, उपयुक्त सभी ये रहने वाले हैं साथियों। ये सारे के सारे संगमरमर उद्योग, तांबा उद्योग, जस्ता उद्योग सारे के सारे खनिज आधारित उद्योग है। कैसे उद्योग है साथियों? खनिज आधारित उद्योग है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों, एक और प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। एक तरफ उद्गम स्थल दिया हुआ है, एक तरफ नदी दिया हुआ है। हमें असुमेलित को पहचानना है। कौन सा असुमेलित है? सेवर की पहाड़ी साबी में साबी नदी, कोटड़ी की पहाड़ी से काकने नदी का उद्गम, मनोहरपुर की पहाड़ी से मेथा नदी का उद्गम, उदयनाथ की पहाड़ी से खंडेला नदी का उद्गम या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा रे इसका राइट आंसर? एक तरफ तो उद्गम स्थल दिया है, एक तरफ नदी दिया है, तो कौन सा रहेगा इसका राइट आंसर? अरे राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? बताना इसका राइट आंसर तो क्या रहेगा? प्यारे साथियों, सेवर की पहाड़ी से तो साबी नदी का उद्गम होता है, यह तो राइट आंसर है, यह तो सही आंसर है प्यारे साथियों। जबकि कोटड़ी की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? कोटड़ी की पहाड़ियों से काकने नदी का उद्गम होता है। किसका होता है? काकने। जबकि मनोहरपुर की पहाड़ियों से तो मेथा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? मेथा नदी का। जबकि उदयनाथ की पहाड़ियों से खंडेला नदी का उद्गम होता है। अरे प्यारे साथियों ये तो गलत है, ये तो असत्य है प्यारे साथियों। खंडेला नदी का उद्गम तो कहाँ से होता है? सीकर से होता है। जबकि उदयनाथ की पहाड़ियों से तो कौन सी नदी का? रूपारेल नदी का होता है। कौन सी नदी का होता है साथियों? उदयनाथ की पहाड़ियों से तो रूपारेल नदी का उद्गम होता है। किसका होता है साथियों? रूपारेल का। अपना राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जो असुमेलित है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों, एक और प्रश्न है। एक तरफ मिट्टियाँ दी हुई है और दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है, तो पहचानना है साथियों कौन सा असुमेलित है। एक तरफ मिट्टी, एक तरफ जिला। जिप्सी फेरस बीकानेर के अंदर, पर्वतीय मृदा उदयपुर में,
साई रोजेक्स श्रीगंगानगर में, लाल लोमी राजसमंद में, या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा। अरे राइट आंसर क्या रहेगा रे साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है साथियों, इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। लाल लोमी जो मृदा है वो लाल लोमी मृदा राजसमंद में नहीं मिलती। लाल लोमी मृदा तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है साथियों? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर लाल लोमी मृदा मिलती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जबकि जिप्सी फेरस मृदा बीकानेर के अंदर, पर्वतीय मृदा उदयपुर में, साई रोजेक्स श्रीगंगानगर में मिलती है। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है साथियों, काफी शानदार प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त है? राज्यपाल को संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त है साथियों? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 163 या अनुत्तरित रहेगा? तो साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? राज्यपाल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त है? कौन सा अनुच्छेद है रे साथियों? वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 163 है। अनुच्छेद 163 के अंदर राज्यपाल की जो स्वविवेक शक्तियां हैं वो स्वविवेक शक्तियों के बारे में बताया गया है। प्यारे साथियों इसमें बताया गया है कि जो राज्यपाल है अपनी स्वविवेक जो शक्तियां हैं इनको छोड़कर अन्य सभी जो कार्य है वो मंत्रिपरिषद की परामर्श से करेगा। किसकी सहायता से करेगा? मंत्रिपरिषद की परामर्श से करेगा। प्यारे साथियों संविधान के कौन से अनुच्छेद में है स्वविवेक शक्तियां? अनुच्छेद 163 में है। कौन से में है? अनुच्छेद 163 में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों एक और काफ़ी अच्छा प्रश्न, काफ़ी शानदार प्रश्न। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से किस आधार पर हटाया जा सकता है? जो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य हैं उनको उनके पद से किस आधार पर हटाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन, साबित कदाचार, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं, या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? आरपीएससी के सदस्यों को, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को किस आधार पर हटाया जा सकता है? किस आधार पर हटाया जा सकता है रे साथियों? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा साबित कदाचार। क्या हो जाएगा? साबित कदाचार के आधार पर आरपीएससी के सदस्यों को हटाया जा सकता है। प्यारे साथियों संविधान के अनुच्छेद 317 कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 317 के तहत जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवाकर पदमुक्त कर सकता है। किससे पदमुक्त कर सकता है? अपने पद से पदमुक्त कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 317। और राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत? 145 के तहत उनको हटवा सकता है। प्यारे साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न पर। अपना तो राइट आंसर हो गया साबित कदाचार के आधार पर आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। साथियों प्रश्न है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या होती है। राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है साथियों? विधानसभा के कुल सदस्यों का 10%, विधानसभा के कुल सदस्यों का 12%, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%, विधानसभा के कुल सदस्यों का 20%, या अनुत्तरित? जो राज्य मंत्रिपरिषद है उस राज्य मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? क्या रहेगा रे साथियों इसका राइट आंसर? और इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विधानसभा के जो मंत्री परिषद की संख्या है वो मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। कौन सा संशोधन था? 91वां संविधान संशोधन 2003 था। लेकिन जहां सदन की संख्या 40 या उससे कम है वहां यह संख्या कम से कम 12 होगी या अधिकतम 12 होगी। क्या होगी साथियों? अधिकतम 12 होगी वहां पर यह संख्या। प्यारे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर होगी। चलते हैं साथियों यह लीजिए साथियों आज के श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है साथियों।
किस मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? उच्च न्यायालय को, जो अधीनस्थ न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय को कौन सी, उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को कौन सी रिट जारी की जाती है साथियों? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या अनुत्तरित रहेगा। तो प्यारे साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को कौन सी रिट जारी की जाती है? कौन सी रिट जारी की जाती है रे साथियों? ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिषेध हो जाएगा। प्रतिषेध रिट उच्च न्यायालय द्वारा किसको? अधीनस्थ न्यायालय को। अरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 226 के अंदर, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की जो रिट है वो रिट जारी करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 226 अनुच्छेद के तहत। रिट का अर्थ होता है, प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना या रोकना। इसके अनुसार ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है जो उसमें निहित ही नहीं है कि यह रिट सिर्फ न्यायिक या अर्धन्यायिक कृत्यों के विरुद्ध की जाती है। तो प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 हो गया रे साथियों। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने जीके से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। तो प्यारे साथियों, बताना आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले। गलत हो गए हैं प्रश्न तो क्लास को दोबारा देखना और देखना आपने कहाँ गलती की, क्या गलती की, इस वजह से आपका प्रश्न गलत हुआ। तो साथियों, काफ़ी शानदार क्लास थी, काफ़ी अच्छी क्लास थी। ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्यारे साथियों, क्लास को शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक क्लास पहुंच सके, अधिक से अधिक साथियों तक क्लास पहुंच सके। धन्यवाद।